ओके। सो जो आज का टॉपिक है ये है वेदर फोरकास्टिंग। सो पहले हम देखेंगे वेदर फोरकास्टिंग क्या होता है। सो एप्लीकेशन ऑफ करंट टेक्नोलॉजी and science to predict the state of the atmosphere for a future time at a given लोकेशन। मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ करंट टेक्नोलॉजी मीन्स जो भी हमारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आजकल यूज होते हैं मेनली सैटेलाइट्स के थ्रू, जो हम अभी जो वेदर से रिलेटेड डेटा, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, प्रेशर हो गया, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब जो है हमारा सैटेलाइट में इंस्ट्रूमेंट्स लगे होते हैं, इनसे हम रिकॉर्ड करते हैं। और रिकॉर्ड करने के बाद में उसको जो मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होते हैं वो डेटा वहां पर भेजा जाता है और वहां पर उस डेटा को कंप्यूटर में फीड करके एनालिसिस किया जाता है और किसी भी एरिया का जो है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वेदर प्रिडिक्ट किया जाता है। सो करेंटली इट इज डन बाय यूजिंग सैटेलाइट। कंप्यूटर में कुछ सिमुलेशंस या फिर एप्लीकेशंस होते हैं जो कि इन सब डाटा, ये जो डाटास होते हैं जो कलेक्ट होते हैं सैटेलाइट के थ्रू, उनको एनालिसिस करके कंप्यूट करते हैं और फिर उसको जो है कहाँ पर कितना टेम्परेचर है, कितनी ह्यूमिडिटी है, कहाँ पर वेदर मतलब रेन आ सकता है या फिर चांसेस ऑफ अकरेंस ऑफ हरिकेन्स और स्टॉर्म्स आर देयर इज पॉसिबिलिटी और नॉट, इट इज प्रिडिक्टेड। तो ट्रेडिशनली जो हमारे पहले, इससे पहले जो सैटेलाइट को यूज करने से पहले जो हमारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि आपने कई सारे वेदर इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े हैं, साइक्रोमीटर है, थर्मोमीटर है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए है, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके जो है जो हमारा वेदर का प्रेडिक्शन किया जाता था। देन नेक्स्ट इज वेदर फोरकास्टिंग फ्रॉम लोकल इंडिकेटर्स। तो अभी तो क्या है कि हमारे पास सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, जिनका की यूज करके हम वेदर को प्रिडिक्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले जबकि ये इंस्ट्रूमेंट्स या फिर सैटेलाइट्स का इन्वेंशन नहीं हुआ था, तो वेदर फोरकास्टिंग कैसे होती थी, जो हमारे एल्डर्स या फिर ओल्ड पीपल होते थे वो ऑब्जर्वेशंस करते थे। कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस ये एक दिन या 2 दिन की नहीं होती थी, ये सालों की ऑब्जर्वेशंस होती थी। वो हर साल के ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करते थे, फिर जब उसी टाइप का कुछ फेनोमिना या फिर टेम्परेचर या एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स उस टाइप के फिर से बनते थे, तो वो प्रिडिक्ट करते थे कि लास्ट ईयर जो है इस टाइप का एलिमेंट्स थे, तो मान लीजिए या तो रेन हुई थी बहुत ज्यादा या तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था, तो उसको कंपैरिजन करके वो आने वाले साल के लिए वेदर को प्रिडिक्ट करते थे। और ये जो हमारा जो इससे डेटा कलेक्ट होता था, ओके, जैसे आप लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि कुछ वेदर इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि प्लांट्स का यूज करके या फिर एनिमल्स का यूज करके वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता था। तो ये जो डेटा है कि मान लीजिए कभी रेनी सीजन होने वाला है, तो कुछ फ्लावर्स हैं उनके जो पेटल्स हैं वो खुल जाती हैं, या फिर कुछ शार्क्स हैं वो जो है जब ओशियन में साइक्लोन्स या फिर टॉर्नेडोज आते हैं तो वो डीप ओशियन में चली जाती है। ये सब जो डेटा कलेक्ट हुआ ये इंडिजिनस ट्रेडिशनल नॉलेज कहलाया, क्योंकि ये एक तो लोकेशन स्पेसिफिक होते हैं, मींस लोकेशन टू लोकेशन ये वेरी करते हैं और ये हर जगह एक जैसे नहीं होते हैं। मान लीजिए कहीं पर रेन का इंडिकेटर कोई एक प्लांट है, तो दूसरी जगह हो सकता है दूसरा प्लांट हो, उस प्लांट का कुछ अलग से खासियत हो। मान लीजिए कि एक जगह का जो रेन ज्यादा आने वाली है तो वहां की जो लीव्स हैं प्लांट्स की वो खुल जाती हो, ओके। वहीं पे दूसरी जगह होता हो कि वहां किसी प्लांट का जो फ्लावर है वो ज्यादा फ्लोरेसेंट हो जाता है। तो इस टाइप के जो ये हैं लोकल इंडिकेटर्स होते हैं जिनका की यूज करके जो हमारे पूर्वज लोग थे वो वेदर को फोरकास्ट करते थे या फिर उनका अनुमान लगाते थे।
सो इसमें जो हमारा पहला है प्लांट इंडिकेटर्स। तो प्लांट्स एंड सर्टेन फंजाई कैन एक्यूरेटली फोरकास्ट द करेंटली द सर्टेनिटी ऑफ वेट एंड ड्राई वेदर्स। प्लांट्स जो हैं या फिर कुछ फंजाई भी हैं उनसे कि हम मौसम का पता लगा सकते हैं कि आने वाला जो वेदर है वो ड्राई होगा या फिर वेट होगा। उसमें क्या है कि हमारे कुछ प्लांट्स हैं जैसे डेंडेलियंस है, वाइल्ड इंडिगो है, क्लोवर्स हैं, ट्यूलिप्स हैं। इन सब की पत्तियां जो हैं, जो लीव्स होती हैं, रेन से पहले या फिर रेन के समय पर ये सिकुड़ जाती हैं, सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसा होता है तो ये इंडिकेशन है कि बरसात होने वाली है। इसी तरीके से कुछ हमारे मशरूम्स हैं जैसे कि प्लियोरोटस ऑस्ट्रेटस है, ये एक मशरूम है। ये क्या करता है कि बरसात के पहले जब बरसात आने वाली होती है तब ये क्या है, पेड़ के तनों पर उगता है। ओके, या फिर कुछ सूखे स्टैम्प हो गए या फिर पेड़ के तने हो गए, उन पर उगने लगता है। तो जब ये भारी मात्रा में उगने लगता है तो ये इंडिकेशन होता है कि उस जगह पर रेन आने वाली है। या फिर अगर ये मुरझाने लगता है या फिर ये गायब होने लगता है, एक्सटिंक्ट होने लगता है उस जगह से, तो ये इंडिकेशन होता है कि अभी वेदर जो है वो ड्राई होने वाला है। देन इसी तरीके से हमारा मशरूम्स और सीवीड्स का भी सेम हमारा फिनोमिना होता है। नेक्स्ट है सीवीड्स सीम्स टू इंक्रीज एंड रिजुबिलेंट इन द हाई ह्यूमिडिटी प्रिडिक्टिंग वेट वेदर। ओके, तो कुछ सीवीड्स हैं जो कि अगर वेदर जो है वेट होने वाला है तो वो बढ़ने लगते हैं। या फिर मान लीजिए कोई सीवीड है वो सूख गया हो लेकिन वेट वेदर आने लगा है तो फिर से ग्रो करने लगता है। तो जो सीवीड के बढ़ने का इंडिकेशन है या फिर से ग्रो करने का ये जो एक्शन है, ये हमारा वेट वेदर को प्रिडिक्ट करता है कि मौसम अभी वेट होने वाला है। इसी तरीके से कुछ ट्रेडिशनल और इंडिकेटर्स हैं जो कि कब कब रेन आने वाली है ये इंडिकेट करता है। इसमें क्या है कि रिपिंग एंड अर्ली रूटिंग ऑफ फ्रूट्स, फल जल्दी पकने लगते हैं। ओके, प्लांट्स में अनयूजुअल टाइप की फ्लावरिंग होने लगती है और जो पौधों या फिर जो हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनकी जो फ्लोरेसेंस होती है वो ज्यादा समय तक रहती है। तो ये सब क्या इंडिकेशन करता है कि रेन आने वाली है या फिर रेन इज अबाउट टू कम। ओके, नेक्स्ट द पेटल्स ऑफ मॉर्निंग ग्लोरी एंड दो प्लांट्स हैं हमारे, एक मॉर्निंग ग्लोरी है और एक है फ्लैट लिव्ड वनीला, एक्ट एज अ गुड इंडिकेटर with wide open blooms indicating fine weather and closed petals predicting rain and bad weather। okay, अगर इसके जो पेटल्स है वो पूरी तरीके से खुले हुए हैं यानी कि मौसम अच्छा है, लेकिन अगर इसके पेटल्स जो है वो बंद होने लगेंगे या सिकुड़ने लगेंगे तो इसका मतलब है कि वेदर खराब होने वाला है या फिर बारिश आने वाली है। इसी तरीके से हमारे कुछ एल्गीज हैं जैसे ब्राउन एल्गी हो गया, केल्प हो गए। क्या होता है कि लो टाइड के समय पर ये फेड हो जाते हैं, मतलब इनका जो एक तो कलर फेड हो जाता है, ऊपर से सिकुड़ने लगते हैं, सूख जाते हैं। ओके, सूखने लगते हैं। लेकिन अगर यहीं पे रेन आने वाला है या फिर मॉइस्ट अगर एयर में मॉइस्चर है तो क्या करेंगे, ये जल्दी जल्दी ग्रो करेंगे, इनका जो डेवलपमेंट है ये ग्रोथ है ये ज्यादा होने लगता है। नेक्स्ट हमारा कुछ एनिमल इंडिकेटर्स हैं, इसमें जैसे कि हमारे प्लांट्स थे उनका वो इंडिकेट करते थे कि वेदर कैसे होने वाला है, उसी तरीके से हमारे एनिमल्स हैं। एनिमल्स में क्या होता है कि उनके जो सेंस होती हैं, दे कैन सेंस द एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर लाइक ह्यूमिडिटी, मींस कि एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी कैसी है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, प्रेशर कम ज्यादा हो रहा है, टेम्परेचर कम या ज्यादा हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू दैट they act, and if they feel that weather is going to bad, they search for the shelter to save themselves। okay, and these actions of the animals were closely observed by our ancestors, and by observing these actions uh, they collected some information
and they said that the animals can also predict the weather, and according to their action we can also say that the weather is going to bad or good. So कुछ हमारे एनिमल्स हैं जिनका जो कि खराब वेदर के समय में उनका जो बिहेवियर है वो अनयूजुअल होने लगता है. ट्रेडिशनल इंडिकेटर्स ऑफ एन अनकमिंग रेन, इसमें जो क्या है जो बरसात अगर आने वाली होती है तो क्या होता है कि हमारी जो बर्ड्स हैं वो थोड़ी अलग तरीके से चहचहाने लगती हैं, या फिर क्या है वो जो रेत होता है उसमें जाके सैंड बाथ लेती हैं. ओके, नेटिव फ्रॉक्स क्रॉकिंग नियर स्वैम्पी एरियाज, जो दलदली एरियाज होते हैं वहां पर जो हमारे मेढक है वो आकर आवाजें निकालने लगते हैं, या फिर वो जो उनके एग हैं उनको छिपाने लगते हैं. जो हमारी ड्रैगन फ्लाइज होती है वो जब रेन नहीं होता है तो हाई एल्टीट्यूड पे थोड़ा उड़ती हैं, लेकिन अगर रेन आने वाली है तो वो लो फ्लाई करती हैं. और हमारी जो फीमेल नेटिव क्रैब्स होती हैं क्या होती हैं, वो ब्रैकिश रिवर से ब्रैकिश वाटर में जाने लगती हैं अगर रेन आने वाली होती. तो इसी तरीके से स्पाइडर्स भी हैं, वो रेन के समय में उनके जो वेब्स होते हैं वो ज्यादा थिक मोटे वेब्स को प्रोड्यूस करती हैं और उससे जो है शेल्टर बनाती हैं. वास्प हाइडिंग देयर हनी कॉम्ब, जो मधुमक्खियां होती हैं उनके जो हनी कॉम्ब होते हैं उनको छुपाने लगती है. तो ये सब क्या है, इंडिकेटर्स हैं जिनको कि हम ऑब्जर्व करके या फिर हमारे एंसिस्टर्स ने ऑब्जर्व करके ये कंक्लूजन निकाला था कि इस टाइप के अगर एनिमल्स का बिहेवियर होगा तो इसका मतलब ये है कि बारिश आने वाली है. तो क्या होता था कि इन सब बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करके वो उसका यूज एग्रीकल्चर में या फिर फिश फार्मिंग में करते थे. मान लीजिए कि ज्यादा अभी गेहूं की कटाई का समय है और रेन आने वाली है अगले दिन, अगर तो उसमें अगर प्लांट्स का या फिर एनिमल्स का इस टाइप का इंडिकेशन है कि रेन आने वाली है तो जो गेहूं की कटाई है वो जल्दी से कर लेंगे, तो क्या है उनका जो गेहूं है धान है वो सब सड़ने करने से बच जाएगा. या फिर उसी तरीके से जो अगर मान लीजिए उनको कोई क्रॉप बोनी है, वीड करनी है, सीव करनी है, तो अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेयर दे डू देयर एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज. ओके, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द ऑनसेट ऑफ हैवी रेन, जब ज्यादा तेज बारिश होने वाली होती है तो जो हमारे ग्रास हॉपर्स होते हैं वो एक टाइप की इंफ्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज आल्सो आईटीके और ट्रेडिशनल नॉलेज व्हिच वाज डॉक्यूमेंटेड और व्हिच वर ऑब्जर्व्ड बाय आवर एंसेस्टर्स. Next, slight variation in the elements of atmosphere can be sensed by animals, and if weather is going to be bad, they seek for shelter or for survival. ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि उनमें सेंस होती है और according to sense weather अगर खराब या अच्छा होने वाला है तो वो accordingly act करते हैं. ओके, ये तो हमारे जैसे लैंड एरिया का हो गया. अब क्या है, अगर हमारा जो हमारे फिशरमैन होते थे वो जब सी में जाते थे तो वो कैसे उसको वेदर का फोरकास्टिंग करते थे. तो क्या है कि मान लीजिए हमारे फिशरमैन से वो जा रहे हैं ओशियन में जा रहे हैं फिशिंग के लिए, 1 दिन 2 दिन, कई बार होता है 3 3 4 4 दिन के लिए जाते हैं. तो क्या होता है कि अगर वहां पर चांसेस हैं स्टॉर्म या फिर होरिकेन्स आने के, तो हमारा एक स्पेशल ग्रुप्स ऑफ शार्क है, वो क्या करती है कि डीप वाटर में डीप चली जाती हैं अगर चांसेस हैं स्टॉर्म्स और होरिकेन्स आने का. तो हमारे जो फिशरमैन होते थे वो ऐसा देखते थे कि एक स्पेशल टाइप की शार्क्स उनको सरफेस पे नहीं मिल रही हैं, वो डीप ओशियन में है, तो वो उससे अंदाजा लगाते थे कि जो हमारा ओशियन है दैट इज नॉट सुटेबल फॉर fishing purpose because there is chances of occurrence of storms of hurricanes. ओके, देन ये तो हमारे प्लांट इंडिकेटर्स हो गए और एनिमल इंडिकेटर्स हो गए. उसके बाद रोल ऑफ सैटेलाइट इन वेदर फोरकास्टिंग. वेदर सैटेलाइट्स कैरी इंस्ट्रूमेंट्स कॉल्ड रेडियोमीटर्स. अब रेडियोमीटर्स में क्या होता है, टेलीस्कोप्स होते हैं, एंटीनाज होते हैं, स्कैनिंग मैकेनिज्म्स होते हैं, डिटेक्टर्स होते हैं जो कि डिटेक्ट करते हैं, स्कैन करते हैं. क्या चीज डिटेक्ट करते हैं, टेम्परेचर वहां का, ह्यूमिडिटी डिटेक्ट करते हैं, प्रेशर डिटेक्ट करते हैं, ओके, रिलेटिव ह्यूमिडिटी प्रिडिक्ट करते हैं, और इन सबको डिटेक्ट करके वो जो हमारे मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस होते हैं वहां पर वो डेटा को
भेजते हैं। उसके बाद क्या है, वेदर सैटेलाइट्स आर पुट इनटू ऑर्बिट्स। क्या है कि जो हमारे सैटेलाइट्स होती है वो दो टाइप की सैटेलाइट्स, मतलब सैटेलाइट दो टाइप से अर्थ जो है हमारी उसके ऑर्बिट में स्टैब्लिश की जाती है। एक होती है जियोस्टैटिक ऑर्बिट और दूसरी होती है पोलर ऑर्बिट। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में क्या होता है कि जो हमारी सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ से काफी ज्यादा ऊंचाई पर उनको फिक्स किया जाता है, हाई एल्टीट्यूड में, अप्रोक्सीमेटली 22,500 माइल्स। और ये क्या है, जो अर्थ की हमारी इक्वेटर है वहां पर उनको फिक्स किया जाता है, और अर्थ के साथ में वो हमारी सैटेलाइट भी जिस स्पीड से अर्थ रोटेट कर रही है उसी स्पीड से सैटेलाइट भी रोटेट करती है। तो उससे क्या है कि, लेकिन इसका एक प्रॉब्लम क्या है कि हम अर्थ के किसी एक पोर्शन का ही जो हमारा वेदर फोरकास्टिंग है वो कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो सैटेलाइट है वो अर्थ की स्पीड के साथ में मूव कर रही है। तो जो हमारी सैटेलाइट है वो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन का वो वेदर फोरकास्ट करेगी। तो इसीलिए एक इक्वेटर पे अलग अलग प्लेसेस का वेदर फोरकास्ट करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट्स को स्टैब्लिश किया जाता है या फिर फिक्स किया जाता है। ओके, ये हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट की सैटेलाइट है। इसकी क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है, जैसा कि मैंने बताया, ओनली अ पोर्शन ऑफ द अर्थ कैन बी व्यूड because of high altitude and because of high altitude which requires, क्योंकि ये काफी ज्यादा एल्टीट्यूड पर होती, काफी ज्यादा ऊंचाई पर होती हैं, तो जो हमारे टेलीस्कोप्स हैं या फिर जो स्कैनिंग का मैकेनिज्म है वो काफी प्रिसाइज होना चाहिए, काफी प्रिसाइजली वर्क करना चाहिए, सो दैट वी कैन टेक द इमेज ऑफ अर्थ एंड वी कैन प्रिडिक्ट द एनवायरमेंट और वेदर। नेक्स्ट हमारा आता है, फर्स्ट था जियो स्टेशनरी ऑर्बिट, सेकेंड है नियर पोलर और सन सिंक्रोनियस और जस्ट पोलर ऑर्बिट। ओके, फर्स्ट में क्या था, हमारा जो एल्टीट्यूड जो हमारा सैटेलाइट था वो 22,500 माइल्स पर फिक्स किया जाता था, लेकिन जो हमारा सेकेंड टाइप का सैटेलाइट है वो अराउंड 500 माइल्स पर ही फिक्स किया जाता है। और फर्स्ट में क्या था, जो सैटेलाइट है वो इक्वेटर पर ही हमेशा रहती थी और अर्थ के स्पीड के साथ में ही घूमती रहती थी, लेकिन ये जो हमारी सैटेलाइट है ये पोल्स पे फिक्स की जाती है। मान लीजिए कि एक सैटेलाइट है वो नॉर्थ पोल पर फिक्स कर दी है और वो नॉर्थ टू साउथ जो है राउंड करती है, और उसके हिसाब से जो है जो डेटा है उसको रिकॉर्ड करती है, और अकॉर्डिंग टू डेटा जो है वेदर को प्रिडिक्ट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एवरी 12 आवर्स, हर 12 घंटे पर जो है हम मान लीजिए कि नॉर्थ पोल का हमको वेदर फोरकास्ट करना है, तो जो सैटेलाइट है वो नॉर्थ पोल पर हमने फिक्स कर दिया, उसके बाद वो रोटेट कर रही है, नॉर्थ से रोटेट करते करते साउथ पे गई, फिर साउथ से रोटेट करते करते फिर जब नॉर्थ पे आएगी तब हम उसका जो है वेदर फोरकास्ट कर सकते हैं। तो इस जो एक रोटेशन है इसको कंप्लीट करने में जो है 12 घंटे लगते थे, तो 12 घंटे का समय काफी ज्यादा होता था। उस बीच मान लीजिए कि वेदर कुछ ज्यादा ही खराब हो गया तो उसका पता नहीं चलता था। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि दो सैटेलाइट फिक्स कर दिए, एक नॉर्थ पोल पे और एक साउथ पोल पे। तो उससे क्या हुआ, जो डेटा हमको पहले 12 घंटे पे मिलता था अब वो हमको 6-6 घंटे पे मिलने लगा, जो कि ज्यादा जिससे कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी है वेदर फोरकास्ट करने की वो बढ़ गई। ओके, तो ये दो आपके सैटेलाइट हो गए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सिनॉप्टिक चार्ट। सिनॉप्टिक चार्ट क्या होता है, एनी चार्ट, ये कोई एक चार्ट या फिर मैप ले लीजिए ऑन विच डेटा एंड एनालिसिस आर प्रेजेंटेड। मींस क्या है कि जो आपने एटमॉस्फेरिक डेटा आपने रिकॉर्ड किया था उसको एनालिसिस करने के बाद में टेम्परेचर कैसा है, ओके, प्रेशर कैसा है, आइसोबार्स की लाइंस कहाँ से कहाँ तक हैं, ये जो सारे डेटा है हमारा एनालिसिस के बाद में उस चार्ट पे प्रेजेंट किया जाता है। और इसी चार्ट को किसके सिम्टम्स के थ्रू किया जाता है, सिंबल्स के थ्रू। जो मैंने नोट्स आपको दिए उसमें आप लोग देखेंगे कि उसमें कुछ कुछ सिंबल्स दिए हुए हैं, जैसे रेन का अलग सिंबल है, स्नो फॉल होगी तो अलग सिंबल है, फॉग गिरेगी तो अलग सिंबल है, ओके, स्टॉर्म आएगा तो अलग सिंबल है। तो इन सब सिंबल्स का यूज करके जो है चार्ट को बनाया जाता है, और ये चार्ट जो है
यूज किया जाता है वेदर फोरकास्टिंग में। ओके, अब ये चार्ट बनाने के कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें कि सबसे पहला क्या होता है, द फर्स्ट स्टेज टू चार्ट द पोजीशन ऑफ मेट्रोलॉजिकल स्टेशन। तो क्या है, जो भी हमारे एक, मान लीजिए हमको क्या कहते हैं कि मान लीजिए किशनगंज का या फिर हमको बिहार स्टेट का जो है वेदर का फोरकास्टिंग करनी है, तो क्या करेंगे, या किशनगंज में हम 5-6 जगहों पे मेट्रोलॉजिकल स्टेशन बना देंगे और उन मेट्रोलॉजिकल स्टेशन को स्मॉल सर्कल्स के थ्रू जो हमारा सिनॉप्टिक चार्ट है उस पे हम डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या है, weather reports for each station of station is plotted and in around the circle। ओके, अब क्या है कि हमने उससे जो भी हमारे वेदर स्टेशन का जो भी डेटा है, हर वेदर स्टेशन का डेटा हम उस जो सर्कल बनाया था हमने चार्ट पर, उसके अगल बगल उसको प्लॉट करेंगे। ओके, द स्टेशन सर्कल एंड वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द वेदर मेक अप वेदर सिंबल्स। इन सब सिंबल्स का यूज करके जो हमने अलग अलग जो हमारे मेट्रोलॉजिकल स्टेशंस हैं उनके अगल बगल जो भी वहां के एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स थे, टेम्परेचर कैसा था, प्रेशर कैसा था, ड्यू कैसा था, ह्यूमिडिटी कैसी थी, ड्यू पॉइंट कैसा था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कैसी थी, ये सब करते हुए हमने उसको सिंबल को बना दिया। उसके बाद क्या है, मान लीजिए कि जहां पर इक्वल टेम्परेचर है वो हमने लाइनें खींचती हुई जो है उस स्टेशन से जहां 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 का टेम्परेचर इक्वल है लाइनों को मिला दिया, जहां का प्रेशर एक समान है उसको मिला दिया, आइसोबार्स बना दिया। तो इस तरीके से जो हमारा पूरा चार्ट बनता है इसको हम सिनॉप्टिक चार्ट कहते हैं। ओके, ये हो गया